वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वो किस किस के साथ आबंध बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो नोमेनक्लेचर आता है, नामकरण आता है कि कार्बन से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं उनका अपन नामकरण कैसे करते हैं, इस चैप्टर में अपन वो सारा क्लियर करेंगे। अब देखो पीछे के जो 3 चैप्टर हैं वो मैंने करवा दिए हैं, जिसको देखना है वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। देखो कार्बन एवं उसके यौगिक, सबसे पहले अपन को कार्बन के बारे में पढ़ना है, फिर उससे बने हुए यौगिक पढ़ेंगे। तो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो और भी जितने भी अपने जो अपन डेली यूज के अंदर जितने भी तत्व काम में ले रहे हैं वो भी कार्बन से बने हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। जैसे धातु से बनी वस्तुएं जो अपन डेली यूज में काम में लेते हैं, धातु से बनी वस्तुएं जैसे अपनी प्लेट है, थाली है, जितनी भी चीजें अपन धातु से बनी हुई है वो यहाँ पे लिखनी है। कांच या मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं जैसे कप है, गिलास है, वो सब किससे बने होते हैं? कांच से। और अन्य वस्तुएं जो आप यूज में लेते हो उनको आपको एक लिस्ट में ऐसे लिखना है। उसके बाद आप देखोगे कि जितने भी अपनी भू प्रॉपर्टी के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसमें 0.02% कार्बन से बने हुए तत्व पाए जाते हैं। इसकी मात्रा इतनी होती है, लेकिन ये जितने भी तत्व अपन काम में ले रहे हैं, जितनी भी चीजें अपन काम में लेते हैं उसके अंदर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन का कहीं ना कहीं यूज होता है, तो अपन उस यूजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद इसका नामकरण पढ़ेंगे। देखो अपन ने क्या किया, जितनी भी चीजें थी उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि आपके द्वारा जो भी सूची बनाई गई है, भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुओं, इस स्रोतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। कार्बन को स्रोतोमुखी तत्व क्यों कहा जाता है? देखो एक तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। दूसरा अपन को ये पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये क्या होते हैं? इनके परमाणु क्रमांक। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अपन को ये देखना है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। तो कार्बन की जो संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होगा? 6। और इसका द्रव्यमान कितना होगा? 12। उसके बाद एक अपना आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना, क्योंकि नाभिक के तत्वों के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही पाए जाते हैं। इस तरह से अपन इसके कोष बनाएंगे। देखो पहले कोष को अपन किससे डिनोट करेंगे? के, एल, एम और एन। ये अपना क्या हो गया? पहला कोष। और एम वाला कौन सा है अपना? दूसरा कोष। ये तीसरा और ये चौथा कोष। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब उत्कृष्ट हो जाता है तब वो क्या करेगा? अपना एस्टक का नियम पूरा करता है। उसके बाद वो उत्कृष्ट गैसों में शामिल हो जाता है, ना तो वो अक्रिय हो जाता है, एक तरह से कोई भी क्रिया नहीं करता है। जैसे फर्स्ट ये है, इसका क्या है? कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक, उस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही पाए जाते हैं। अब इसके बाहर क्या होते हैं? इसके कोष पाए जाते हैं। इस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद आपको उसी को यूज करना है। देखो 2n
स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिखा है, KLM और N। तो ये हो गया पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो N की जगह पे अपन को क्या करना है, इन कोषों की संख्या को लिखना है। तो अपने पास K का नंबर कितना है, 1। तो आप क्या लिखोगे, 2 × 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया अपने पास, 2। तो पहले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे, 2। फिर अपने पास क्या है, दूसरा कोष। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। 2 × 2 के स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गया, 4 × 2 = 8, 8। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने पास जब एस्टेक का नियम पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2। तो ये अपने एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, जब ये अपने इनके बाह्यतम कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो ये स्थायित्व में आ जाते हैं, मतलब अक्रिय हो जाते हैं। ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और ना ही ये किसी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इस तरह से अपन को ये सारे फिल करने। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसी तरह इसकी संयोजकता देखनी है अपन को, KLM। पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स में कितने भरे जाएंगे, 2। पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2। दूसरे में कितने भरे जाएंगे, 4। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल कर सकते हैं। अब देखो, या तो इसको एस्टेक का नियम पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना पड़ेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना पड़ेगा, तब ये अपना एस्टेक का नियम पूरा कर सकता है और स्थायित्व में आ सकता है। दूसरा ये क्या बना सकता है, आयनिक बंध। देखो लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा था कि आयनिक बंध होते क्या हैं, या तो किसी इलेक्ट्रॉन्स को लें या फिर किसी इलेक्ट्रॉन्स को दें, तब उनके ऊपर एक चार्ज उत्पन्न होता है, या तो वो धनायन या फिर ऋणायन। तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। तो वो आयन के साथ बंध बनाता है, धनायन या फिर ऋणायन। अब देखो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, क्योंकि इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी कार्बन तत्व होते हैं वो आयनिक बंध नहीं बनाते हैं। ये कौन से बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि भूप्रवर्तित तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। खनिजों जैसे कार्बोनेट, CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कार्बन से कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, तो अपन को पढ़ना क्या है, कार्बन और कार्बन से बने हुए तत्व। और अपन ने जितने भी तत्व पढ़े हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन का यूज होता है। उसके बाद क्या है, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। देखो आबंधन कैसे बनेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके या फिर किसी इलेक्ट्रॉन्स को देके। अगर किसी के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ईमान, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को लेके या देके वो क्या बनाएंगे, आबंध। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि आयनिक यौगिक, पहले ये देखो कि आयनिक यौगिक कौन कौन से हैं। जैसे अपन ने पढ़ा NaCl, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक, क्योंकि जब अपन इनको तोड़ते हैं तो Na पे चार्ज कौन सा होता है, धनायन का।
क्लोरीन पे चार्ज कौन सा होगा? ऋण आयन का। तो जिनके ऊपर आयन्स पाए जाते हैं, मतलब धन आयन या ऋण आयन जो चार्ज पाया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। तो NaCl क्या है अपने पास? एक आयनिक यौगिक। और ये सूत्र किसका होता है? नमक का। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली नमक का फॉर्मूला लिखिए, तो अपन क्या लिखेंगे? NaCl। जल का फॉर्मूला, ये सब अपन को पता होना चाहिए। देखो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और कवचनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो आबंध बनाने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं, वो बंध उच्च होते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए जब अपन इनको विलयन में डालते हैं तो ये अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। इसलिए जो इनके आबंध होते हैं वो भी अधिक उच्च होते हैं, गलनांक और कवचनांक भी इनके उच्च होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए हमेशा अपन को ऋण आयन और धन आयन, दो आयन की जरूरत होती है। जब इनको गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब जब इनको विलयन में अपन डालेंगे, इनको तोड़ेंगे, तब ये कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? गलित अवस्था में। तो इनके ऊपर एक धन आयन का चार्ज हो जाता है और एक क्या होता है? ऋण आयन। धनायन और ऋणायन होने के कारण ये क्या करेंगे? विद्युत का चालन करते हैं, और विद्युत का चालन करने के कारण इनके जो गलनांक और कवचनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो कार्बन होते हैं ना, और कार्बन के जितने भी यौगिक बने होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कार्बन तथा ये स्टार लगा के आप लिख लेना साथ साथ में, क्योंकि कार्बन कोई भी आयनिक बंध नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, क्योंकि अगर वो लेगा, स्टक का नियम पूरा करे, तो भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तब भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे, किसी और दूसरे के साथ आबंध बनाए, तो भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो कार्बन तथा कार्बन से बने हुए तत्व कोई भी आयनिक बंध नहीं बनाते हैं, और अगर आयनिक बंध ही नहीं बनाते हैं तो ये विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर? तो आपको ये स्टार लेके लिख लेना है। जितने भी आयनिक बंध बनाने वाले तत्व होते हैं, NaCl है, HCl है, वो सारे विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन जो कार्बन तथा कार्बन से बनने वाले तत्व हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयनिक बंध नहीं पाए जाते, वो अपने आयनों में विभाजित नहीं होते हैं, और आयनों में विभाजित न होने के कारण वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड के अंदर एक एक नंबर के या मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से उठाते हैं। वो आगे देखो, अपने पास कार्बन से बने हुए यौगिक हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक कार्बन तथा कार्बन से बने हुए तत्वों की अपेक्षा काफी कम होते हैं। जो आयनिक बंध बनाएंगे उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन जो कार्बन या कार्बन से बने हुए तत्व हैं, जैसे एसिटिक एसिड के अंदर भी क्या है? कार्बन। क्लोरोफॉर्म भी क्या है? कार्बन। एथेनॉल भी क्या है? कार्बन। मीथेन भी क्या है? कार्बन। देखो मीथेन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। मीथेन का दूसरा नाम क्या? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक गैस का सूत्र लिखो, तो भी क्या आएगा? मीथेन, क्योंकि मीथेन को ही हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो ये जितने भी कार्बन के बने हुए कुछ यौगिक लिख रखे हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और
मीथेन, इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, जबकि जो आयनिक बंध बनाने वाले यौगिक होते हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक ज्यादा होते हैं। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि यौगिकों की आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो अपने पास NaCl है, ये क्या है? आयन है। Na पे धनायन चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन पे ऋणायन चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इनके अंदर ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, अपने पास क्या बना लेते हैं? ये आबंध बना लेते हैं। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि जो आयन होते हैं उनके अंदर जो आबंध बनेंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे? उनकी संयोजकता पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अपन संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं। देखो अपन ने कहाँ तक पढ़ना है? कार्बन तक, कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये 10 तक के तत्व लिखे अपन ने। इनके परमाणु क्रमांक में यहाँ लिख देती हूँ। ये क्या है? इनके परमाणु क्रमांक। अब इनकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? अपन ने पढ़ा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं दोनों ही इनके नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके कोष के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हीलियम की कितनी हो जाएगी? 0। ये देखो संयोजकता जब भी आप निकालोगे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसको विस्तृत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे लिखेंगे? कोष लिखेंगे इनकी K, L, M और N, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया। इस फॉर्मूला कौन सा लगाना है? 2n² का। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे? 2। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। और इसमें कितने हो जाएंगे? 18। इस तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं? 2। और एल कोष में कितने आए? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4। तो अपन को क्या लिखना है? K, L, M और N। पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जाएंगे? 2। तो अपन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। अब दूसरे वाले कोष में कितने बचे? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। ऐसे ही कार्बन की, फिर वो लिखो इनके कोष M और N। पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए? 2। दूसरे वाले में भी कितने बच गए? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो दूसरे कोष में अपन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो अब कितने बच गए? 4। तो देखो यहां से देखते चलो आप, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। इसके बाह्यतम कोष में 2, इसके बाह्यतम कोष में 4। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर? यहां से देखो लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। बेरिलियम की कितनी हो जाएगी? 2। और कार्बन की कितनी हो जाएगी? 4। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स या परमाणु के बाह्यतम कोष के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और इसी संयोजकता के ऊपर आबंध निर्भर करते हैं, क्योंकि ये लिथियम की संयोजकता कितनी है? 1। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक ही आबंध बना सकता है, जिसकी जितनी संयोजकता होगी वो उतने ही आबंध बना सकता है। अब बेरिलियम का कितना है? 2। तो ये कितने आबंध बना सकता है? 2 द्विआबंध, जिसको अपन क्या बोलेंगे? द्विआबंध। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो कार्बन कितने आबंध बना सकता है? 4। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के इनकी संयोजकता भी निकाल सकते हैं और आबंध बनाना भी सीख सकते हैं। अब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। उसके बाद अपने पास क्या है? नाइट्रोजन। तो वही लिखेंगे अपन, तो इसके कोष लिखो आप।
K, L, M और N। अब पहले वाले में कितने बने? 2 और दूसरे वाले में कितने भर दिए अपन ने? 5। अब इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? जब तक इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 है अपन उसकी संयोजकता वो ही मानेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाए? 5, तो इसको किस में से माइनस करेंगे? 8 में से। तो 8 - 5 लिखोगे आप तो कितने बचे? 3। तो इसकी संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। और मैंने क्या बताया? जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतने ही आबंध बना सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन कितनी आबंध बना सकता है तो आप क्या लिखोगे? 3। तो अब आपको पता चला, पहला अपन ने क्या सीखा कि संयोजकता अपन कैसे निकाल सकते हैं। क्या होती है संयोजकता? इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता होती है। देखो 4 तक जितने इलेक्ट्रॉन्स 4 तक आएंगे अपन उसको क्या लिखेंगे? वही संयोजकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें से क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर लेंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। और जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतने ही आबंध बना सकता है। तो आयनिक बंध के ऊपर कोई भी संयोजकता निर्भर नहीं करती है। निर्भर किस पे करेगी? जो आबंध होता है वो निर्भर किस पे करेगा? संयोजकता पे, क्योंकि जिसकी जितनी संयोजकता होगी वो उतने ही आबंध बना सकता है। जैसे कि एक बंध बना सकता है या द्विबंध बना सकता है या फिर वो त्रिबंध बना सकता है या चतुष्क बंध बना सकता है। कार्बन सबसे ज्यादा बंध बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर? अब देखो, बाहरी कोश को पूरी तरह से भरने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता बताई जाती है। एक अपने पास नया वर्ड क्या है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? जो अक्रिय होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। अब देखो, उत्कृष्ट गैस की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हीना, नीना और करीना सबके अक्सरे रंगीन। हीलियम, ही से क्या बन जाएगा? हीलियम। ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडोन, ये सारे क्या है अपने पास? उत्कृष्ट गैस। देखो उत्कृष्ट गैस की पहचान क्या होगी? एक तो इनका जो बाह्यतम कोश होता है उसके अंदर एस्टेक का नियम पूरा होता है। दूसरा, ये अक्रिय गैस होती है, न किसी भी गैस या किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूरा होता है। अपन क्रिया कब करते हैं? जब अपन संतुष्ट नहीं होते या किसी के साथ किसी से अपन को कुछ लेना हो या किसी को कुछ देना हो, तो इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूरे इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्कृष्ट गैसें। मैंने इसकी ट्रिक बताई आपको। हीना, नीना और करीना सबके अक्सरे रंगीन। ही से हीलियम, नीना से नियोन और आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, सबके अक्सरे रंगीन, रेंडोन और जिनॉन। ये सारे क्या है अपने पास? उत्कृष्ट गैसें। ये क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे भारी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। आयनिक यौगिक कब बनेंगे? देखो, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? धनायन। और जब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? ऋणायन। तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं अपने भारी कोश आपको पता चल गए, के, एल, एम और एन, ये सारे क्या है? कोश। तो भारी कोश से इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा? ऋणायन। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? ऋणायन।
और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा धनायन। तो बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करके या उनका ह्रास करके क्या बना देगा, धनायन, और प्राप्त करके कौन सा बना लेगा, ऋणायन। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। उसके बाद कार्बन के सबसे भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए चारों इलेक्ट्रॉन्स या तो वो ले सकते हैं या फिर वो दे सकते हैं। ना तो वो लेते हैं और वो ना ही देंगे, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऋणायन बना लेगा। लेकिन 6 प्रोटीन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त धारण करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कार्बन तथा कार्बन से बने हुए तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना सकता है, धनायन। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को खोने के लिए इसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खोता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनके साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। ये आयनिक बंध नहीं बनाएगा, कौन से बंध बनाएगा, सहसंयोजक। देखो अपन 2 चीज पढ़ रहे हैं, एक अपने पास क्या है, आयनिक बंध, और दूसरा सहसंयोजी बंध। दोनों में डिफरेंस क्या होगा। आयनिक बंध का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर या तो कौन सा चार्ज हो, धनायन, या फिर कौन सा हो, ऋणायन, उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। लेकिन सहसंयोजी, सह का मीन्स क्या होगा, आपस में शेयरिंग करना। मान लो किसी 2 बच्चे उनके पास एक ही बुक हो, तो आधे दिन वो ले जाए बुक को पढ़ने के लिए और आधे दिन वो ले जाए, तो ये क्या हो जाता है, सहसंयोजी। सहसंयोजी का मतलब क्या होगा, जैसे कार्बन कितने बंध बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में कितने बंध बना दिया, 4 बंध। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना है वो कौन सा है, सहसंयोजी बंध। ये यहाँ से ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, उसके साथ क्या करेगा, सिर्फ बंध बनाएगा। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन्स ये काम में ले लेगा, लेकिन जब कार्बन को हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन से काम में ले लेगा। एक तरह से ये आपस में क्या करते हैं, सहसंयोजी, मतलब आपस में मिलके शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब इसको अपना अष्टक पूरा करना होगा तब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जब हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना होगा तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से काम में ले लेगा। एक तरह से दोनों में क्या है, सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं। उसके बाद कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। साझेदारी करी ना उसने, वो ये जरूरी नहीं है कार्बन के साथ ही करे, अन्य तत्वों के साथ भी कार्बन सहसंयोजी बंध बना सकता है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह, तो वो क्रियात्मक समूह भी कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। और जैसे ही सहसंयोजी आबंध बनाएंगे वो भी अपने उत्कृष्ट विन्यास को प्राप्त कर लेंगे और अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। देखो कोष अपन पढ़ चुके, अब और अच्छी तरह से हाइड्रोजन का देखो। सबसे सामान्य अणु कौन सा है, हाइड्रोजन। सामान्य है क्योंकि इसका सारणी के अंदर बेचारे को कोई भी स्थान नहीं दिया हुआ है। जैसा कि अपन ने देखा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 1, अतः इसके के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने सीख लिए ना अब, के, एल, एम और एन, ये क्या है, कोष। और अगर कोषों की संख्या पूछी जाएगी तो के को कौन सी संख्या देंगे, 1, एल को 2, एम को 3 और एन को 4। तो के कोष में इलेक्ट्रॉन्स कितना भरा जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास कितने, 1। इसको एक और इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है,
तभी तो ये स्थायित्व में आएगा। जब तक उत्कृष्ट गैस नहीं बनेगा, मतलब जब तक वो एक्रिय गैस नहीं होगी, उत्कृष्ट या एस्टक के नियम को पूरा नहीं करेगा, वो अपने स्थायित्व में नहीं आएगा। तो इसको स्थायित्व में रहने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु क्या बना लेते हैं, H2। इधर देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ये एक्स एक्स नहीं, ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स और इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, तो अपन एकल बंध बोलेंगे इसको। तो अपन जो बंध लिखाएंगे या बंध लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगल बंध, एकल बंध। इसको अपन क्या बोलेंगे, एकल बंध। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, द्विबंध। और जब तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी, लेकिन ये साझेदारी होगी कब, जब इनके बाह्यतम कोश में उतने इलेक्ट्रॉन्स हो, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये साझेदारी कर पाएंगे, अदरवाइज ये कोई भी बंध नहीं बना सकते। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बंध बना रहा है, एकल बंध। इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बंध बनाएगा, द्विबंध। अब देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। अब देखो, पहले वाले कोश में कितने भरे गए, 2, दूसरे वाले में कितने भरे जाएंगे, 6। अब इसको एस्टक का नियम पूरा करने के लिए या उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो या तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर ले। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान होता है बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की, क्योंकि एक देखो, अगर अपने पास 6 चीजें हो, या तो अपन उनको छोड़े या किसी से अपन 2 और चीजें लेके उसमें क्या करें, एस्टक का नियम पूरा कर ले। तो इसी तरह जो ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऋण आयन। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध कौन सा बन जाएगा, द्विबंध। क्लियर, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि एकल बंध कौन सा होता है और द्विबंध कौन सा होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, त्रिबंध। और ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध किस पे डिपेंड करते हैं, ये उनकी संयोजकता पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी या तो लेके या फिर उनको त्याग करके उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन या फिर वो किसी भी तत्व, ये जरूरी नहीं है वो हाइड्रोजन के साथ ही बंध बनाए, वो कार्बन के साथ भी बंध बना सकता है, वो क्लोरीन के साथ भी बंध बना सकता है, लेकिन उससे एक ही इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है। तो जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, हाइड्रोजन उन सब के साथ बंध बना सकता है। तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। सिर्फ देखो, हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे तत्व हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते ही उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। बाकी जितने भी तत्व हैं, अपने सारणी के अंदर 119 तत्व पढ़ रहे हैं अपन, तो वो सारे तत्व क्या करेंगे, एस्टक का नियम पूरा करेंगे, तब वो उत्कृष्ट गैस विन्यास को धारण करेंगे। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऐसे तत्व हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते ही वो उत्कृष्ट गैस को या उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। ठीक है,
क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध बना, सहसयोजी, और वो था कौन सा, एकल बंध। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा से भी अपन व्यक्त कर सकते हैं, जैसे इस तरह से H और H के बीच ये जो दिखा रखा है ये बंध कौन सा हुआ अपना, एकल बंध। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनाऊं तो O डबल बॉन्ड, इस तरह से द्विबंध दिखाना पड़ेगा अपन को। जो ये एक लाइन लिखी थी अपन को, ये अब कितनी लिखनी है, 2, इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विबंध। ठीक है, तो इस तरह से अपन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकते हैं। अब देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध, त्रिबंध अपन कैसे बना सकते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु, द्विपरमाणु मतलब दो परमाणु, एक ये वाला और एक ये वाला। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपन कैसे फिल करेंगे, वही K, L, M और N। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे वाले में, इसमें कितनी है इसकी परमाणु संख्या, 7। तो पहले वाले में 2, बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे, L वाले में। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करे। तो ये इसकी क्या हो गई, संयोजकता। बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेना या देना क्या कहलाएगा, संयोजकता। अब इसके अंदर 3, इसकी संयोजकता कितनी हुई, 3। तो ये आबंध भी कितने बनाएगा, 3। अब देखो इस तरह से अपन ने क्या लिखा, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5, और इसमें भी कितने, 5। तो अपन ने क्या कर लिया, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। जब इस नाइट्रोजन को उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण करना होगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके अष्टक का नियम पूरा हो जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। और इस नाइट्रोजन को जब अपना अष्टक का नियम पूरा करना होगा तो इस वाले नाइट्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा। तो अब अपन को याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बंध कौन सा बना, त्रिबंध। और नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन को, और इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 3। तो कहने का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के या फिर जितनी भी परमाणु की संयोजकता होगी वो उतने ही आबंध बना सकता है। सॉरी, देखो अपने पास क्या है, अपन ने पढ़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद अपने पास आता है अमोनिया के अणु सूत्र। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना लेगा, 3 बंध, क्योंकि नाइट्रोजन त्रिबंध बना सकता है। तो इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से अपन दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का। अब नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। तो जब हाइड्रोजन को अष्टक का नियम पूरा करना होगा वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे, अपने अष्टक का नियम पूरा करना होगा तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इसी तरह से अपन देखते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला भी क्या होता है, CH4। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बंध बनाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये डायग्राम में आप देखो, ये कार्बन के
संयोजकता, और जितनी जिसकी संयोजकता होगी वो उतने ही बंध बना सकता है। तो एक हाइड्रोजन, ये जो X से दिखा रखे हैं ये किसके हैं? कार्बन के परमाणु, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। जो X से दर्शा रखे हैं वो क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। और जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो इस तरह से अपन आबंध बना सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन ने कितने आबंध बनाए? 4। लेकिन ये ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ने कितने आबंध बनाए? यहाँ पे एक ही बना रहा है। इस कार्बन के साथ ये एकल बंध ही बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो एक ही बंध बनाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो वो 4 बंध बना सकता है। इस तरह से अपन कोई भी अगर अपने को यौगिक दिया हो उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं, जैसे कभी सल्फर की पूछ ली, कभी ऑक्सीजन की, कभी नाइट्रोजन की, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसकी संरचना आप इस तरह से बनाओगे। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, दो परमाणु हो गए ना, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म होगा, युग्म मतलब जोड़ा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एक हाइड्रोजन का हो गया और एक कार्बन का हो गया। तो किसी भी परमाणु, तो 2 परमाणु होने चाहिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाएंगे? सहसंयोजी आबंध। और ये आबंध एकल बंध भी हो सकते हैं, द्विबंध भी हो सकते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो अपने पास क्या आता है? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये बताओ, कार्बन धातु होती है या फिर अधातु? कार्बन अपनी प्रकृति के अंदर 0.02% जितने भी तत्व बनाए जाते हैं उनमें पाई जाती है, और गैसीय फॉर्म में कितनी होती है? 0.03%। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी जो खोज की थी वो बकमिस्टर फ्लोरीन ने की, इसलिए इसको फ्लोरीन भी कहा जाता है। अब देखो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, पहले तो गैसीय फॉर्म में होता है, लेकिन जो इसका अपरूप है हीरा, ये सबसे कठोर धातु होती है, और ये किससे बना हुआ होता है? कार्बन से। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के आप क्या लिखोगे? एक तो षटकोणीय संरचना होती है, दूसरा ये विद्युत का चालन करते हैं। कार्बन या अधातु जितनी भी होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का चालन करता है। इस पे स्टार लगा के आप लिख लेना, क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाएंगे जहां पे उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इससे सबसे जो कठोर धातु होती है कार्बन के अपरूप की, वो आप क्या लिखोगे? हीरा। दूसरा आपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धातु का एक ऐसा अपरूप बताइए जो विद्युत का चालन करता है, अपन आंसर क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। तीसरा कौन सा है? C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी जो खोज की थी वो बकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, इसके कारण इसको फ्लोरीन भी कहा जा सकता है। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विद्युत रूपों में पाए जाते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? जो अपन को बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे अपन लाइट को ऑन ऑफ करते हैं या अपने कोई पौधे की ग्रोथ, ये सारे कौन से होते हैं? भौतिक गुण, जिसको अपन वो कारण हटाने पर वापस उसी अवस्था में पाया जाता है, वो कौन से हो गए? भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण कौन से होते हैं? जब कोई नया उत्पाद उत्पन्न होता है वो होते हैं उसके रासायनिक गुण। जैसे दूध का दही में बदलना, वो क्या हो गया? रासायनिक, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो जिसकी प्रॉपर्टीज बदल जाए मतलब नया उत्पाद बन जाए, वो होते हैं रासायनिक गुण। तो इनके कार्बन के तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही किसके अपरूप है? कार्बन के।
कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें क्या होता है, अंतर होता है। क्योंकि हीरे के अंदर देखो, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ता है। हीरे में क्या होगा, एक कार्बन का परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ आबंध बनाएगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन का परमाणु हो वो 6 अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाएगा, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बन जाती है। तो जो हीरे की संरचना होगी वो कैसी है, त्रिआयामी। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है, हीरे में कितने थे, 4, लेकिन ग्रेफाइट में कितने आ गए, 3। और कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझेदारी कर सकता है या 4 आबंध बना सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, षटकोणीय संरचना। अब दोनों में अंतर देखो, इसके अंदर संरचना कौन सी बनी, त्रिआयामी, इसके अंदर कौन सी बन गई, षटकोणीय। और जो फ्लोरीन होता है वो किस तरह से होता है, फुटबॉल की तरह होता है। ये तीनों ही अपरूप किसके हैं, कार्बन के। इनमें सबसे जो मेन अंतर पूछा जाता है वो क्या है, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इस तरह से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई दोनों। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन कैसे बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड था इलेक्ट्रॉन्स के बिंदु की संरचना बनाइए। ठीक है, अब देखो देखो बेटा, CO2 सूत्र बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अपन को क्या बनाना है, पहले कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो अपन एक ऑक्सीजन इधर लिख लेंगे और एक ऑक्सीजन इधर लिख लेंगे। उसके बाद इनकी क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब एक को अपन स्टार से दिखा देंगे और एक को डॉट से। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ऑक्सीजन के 2, 2, 4 और 2, 6। अब 2, 4 और 6। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेगा, इधर वाले ऑक्सीजन से। क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है, 2। तो इसके पास जब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टार वाले इधर, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने पूरे हो गए, 8। ऐसे ही कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। कार्बन के भी कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरह से अपन को इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट्स स्ट्रक्चर बनानी है। सल्फर के 8 परमाणुओं में से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठे के रूप में आपस में जुड़े हैं। देखो कैसे बना सकते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। ये कितने हो गए, 8 सल्फर बना दिए ना अपन ने। इसके बीच में अपन क्या बना देंगे, आप इस तरह से बंद बना दोगे। फिर इनकी क्या दिखानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 पे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, तो इसके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। तो अपन क्या लिखेंगे, K, L, M और N, इस तरह से 2, 8 और इसमें कितने बच गए, 6। अब देखो इस तरह से आप 2, 4, 6, 2, 4, 6, इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन पूरी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन को ये संरचना पूरी करनी है।
इस तरह से अपन ये क्या करेंगे, कल कार्बन के इस अणु की प्रकृति क्या होती है, कार्बन दूसरे कार्बनों के साथ कैसे आबंध बनाता है, इस चैप्टर को अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के 3 चैप्टर जिसको भी देखने हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।